अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा कहलाता है करंट एसेट्स और दूसरे नंबर पे हमारा कहलाता है फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स को भी हम आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा कहलाता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स और दूसरे नंबर पर हमारा कहलाता है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। और IAS 16 जो है टेंजिबल फिक्स एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PP&E भी कहते हैं। हमारे पास इसमें एग्जांपल्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स, ये सारे एसेट्स जो है वो हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आते हैं। अब हम सबसे पहले IAS 16 के प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे टेंजिबल एसेट्स जिनकी मुद्दत जो हो 1 साल से ज़्यादा हो, टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए। इसमें तीसरी कंडीशन ये होती है कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए ही इस्तेमाल होने चाहिए ये इस तरह के एसेट्स, या फिर रेंट या ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यानी जहाँ पे अगर ये 3 मेन कंडीशन अप्लाई हो रही हो तो ऐसे एसेट जो है वो IAS 16 के ज़मरे में आते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे इनिशियल रिकग्निशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब ये कब हम अपने एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि ऐसे एसेट्स से हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो सके, यानी कि उससे हम कुछ इनकम जनरेट कर सके उनके ज़रिए। इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इट्स मीन्स के इसकी जो कॉस्ट है उसकी मेजरमेंट करनी आनी चाहिए। अगर हम इनकी मेजरमेंट्स की बात करें तो IAS 16 में हमारे पास 2 तरह की मेजरमेंट आ जाती है। पहली हमारी कहलाती है इनिशियल कॉस्ट और दूसरी हमारे पास कहलाती है सब्सिक्वेंट कॉस्ट। जैसे कि अभी हमने सेकंड पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि अभी हमें कॉस्ट की सही तरह से मेजरमेंट करनी आनी चाहिए। तो इन्हीं कॉस्ट को अब जहाँ पे मेजरमेंट्स में डिफ़ाइन किया गया है, इनिशियल कॉस्ट और सब्सिक्वेंट कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट में सबसे पहले हम अपनी एसेट की परचेज प्राइस ले लेते हैं और हम इसमें शामिल करते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अब इंपोर्ट ड्यूटीज़ में देखिए हमारे पास कस्टम ड्यूटी आ जाती है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ में समटाइम्स हमारे पास इनकम टैक्स भी आ जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो आगे जाके रिफ़ंड होता है नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, ठीक है। और इसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को ले लेते हैं और इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट्स और रिबेट्स वगैरह को। सेकंड हमारे पास पॉइंट है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसको हम एक अच्छी सी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मशीनरी 10 साल के लिए एक जगह पे इंस्टॉल की है, अब 10 साल के बाद आपने उस जगह को हमवार करना पड़ेगा, वो मशीनरी वहाँ से हटानी पड़ेगी, उस जगह को हमवार करना पड़ेगा, उसको असल पोजीशन पे लाना पड़ेगा, जिसकी एक कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। अब इस कॉस्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट में जो हम कॉस्ट शामिल नहीं करते, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट, इसमें स्टाफ ट्रेनिंग, लोकेशन चेंज, मतलब ये अगर आपके एसेट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहे तो उसकी कॉस्ट को हम ऐड नहीं करेंगे। और जो हमारे जनरल एंड एडमिन चार्जेस वगैरह होते हैं उसको हम इनिशियल कॉस्ट में शामिल नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर हम सब्सिक्वेंट कॉस्ट की बात करें तो इसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट हमारे पास आ जाती हैं, ले लेते हैं हम इसमें, जैसे कि मशीनरी की इंस्टॉलेशन वगैरह, टेस्टिंग, ये सब चीज़ें जो है सब्सिक्वेंट कॉस्ट में आ जाती है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट को हम यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा कहलाता है कॉस्ट मॉड्यूल और दूसरा हमारा कहलाता है रीवैल्यूएशन मॉडल। डिस्क्लोजर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्लोजर में हमारे पास मेजरमेंट्स, डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज किया जाएगा। इसमें थर्ड जो पॉइंट है ग्रॉस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसकी रिकन्सिलेशन, यानी कि इसमें एडिशन हुई है या डिस्पोजल हुआ है या रीवैल्यूएशन। अब हम MCQs वगैरह कर लेते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाए। हमारे पास जो पहला MCQ है वो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक बिज़नेस है, उसने अपना जो
फिक्स एसेट है वो सेल किया है, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 1500 रुपीज़ की है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 720 रुपीज़ का है, और प्रॉफिट जो हुआ है सेल करने पे वो 210 रुपीज़ का है। रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट वाज द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ द फिक्स एसेट। 4 ऑप्शन नीचे जहाँ पे गिवन है। अब हमने करना क्या है, ओरिजिनल जो कॉस्ट दी गई 1500 रुपीज़ की, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 720 रुपीज़, वो उसमें से लेस कर देंगे। देन जो प्रॉफिट जो यहाँ पे है उसमें ऐड कर देंगे 210 रुपीज़। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 990 रुपीज़ का आ जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो ठीक है, करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या किसको बोलते हैं, देखें हमारी स्लाइड पे एक टी अकाउंट शो हो गया है, इसमें 3 साल के डेप्रिसिएशन गिवन है 2015, 16 एंड 17। इन तमाम डेप्रिसिएशन अमाउंट्स को हम जब प्लस कर देंगे 30,000 नीचे आंसर आ जाएगा, ये हमारा कहलाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी कि तमाम साल का हम डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो ऐड कर देंगे, वो जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें जो देखिए मशीनरी की वैल्यू है वो 6,400 रुपीज़ की है, डेप्रिसिएटेड रेट जो है वो 25% है, और इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड गिवन है, और 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। इसमें हमने रिमेनिंग बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो मशीन की कॉस्ट है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन वो क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए पहले साल में जो 6,400 है उस पर 25% अप्लाई करेंगे एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो आंसर आ जाएगा उसमें से 6,400 लेस कर देंगे, फिर सेकेंड ईयर 25% अप्लाई करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत। इस तरह से जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन ठीक होगा, 3,600। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें जो व्हीकल की कॉस्ट है वो 60,000 रुपीज़ की है, और जो सोल्ड होगी बाद में 18,000 रुपीज़ की होगी, और उस पर प्रॉफिट जो होगा डिस्पोजल करने पे वो 3,000 रुपीज़ का होगा। रिक्वायरमेंट क्या है इस एमसीक्यू की, व्हाट वाज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द व्हीकल ऑन डिस्पोजल, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट करना है। सिंपली हम क्या करेंगे, 60,000 जो एमसीक्यू में गिवन है उसमें 18,000 रुपीज़ लेस कर देंगे, और जो प्रॉफिट है यहाँ पे उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास 45,000 रुपीज़ आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो ठीक है। इसके अलावा एक बात हम लोग बताते चले कि हम ऑनलाइन बुक कीपिंग और टैक्स की सर्विस वह प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी ने ऑनलाइन बुक कीपिंग करवानी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।